चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मार्केट कैप क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया है 7,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। शाबाश, ठीक है। अब ये लिस्टेड कंपनियां क्या एक बराबर की वर्थ रखती है मार्केट में? नहीं, सबके प्राइजेस अलग हैं, सबकी मार्केट कैप भी अलग है, नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग है। तो हम ये समझते हैं कि जो मार्केट कैप है ना, जिसे आपने देखा है और सुना है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये होता क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मार्केट कैप हम कहते हैं करंट कंपनी के किसी भी प्राइस को जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मार्केट कैप। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं शेयर का जो प्राइस है कितना है, 100 रुपीज, और शेयर का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो है 100 करोड़। तो कितना आएगा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 करोड़। तो ये जो 10,000 करोड़ है यही कंपनी की मार्केट कैप है। आज के दिन कंपनी की मार्केट में वैल्यू को कहते हैं मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। तो अगर इसका प्राइस बढ़कर हो गया मान लेते हैं 110, तो मार्केट कैप 1000 करोड़ से राइज हो जाएगी। और डेली बेसिस पर मार्केट कैप में चेंज होता है क्योंकि स्टॉक के प्राइस में चेंज होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी को बोला जाता है मार्केट कैप। अब आपने 3 वर्ड सुने होंगे जिसे हम कहते हैं लार्ज कैप। अब ये लार्ज कैप वो कंपनियां हैं जो टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो 7,000 में से टॉप 100 कंपनियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? लार्ज कैप। इसके बाद आता है मिड कैप। तो मिड कैप किसे कहते हैं? जो 101 से 250 तक कंपनियां हैं, इन्हें कहा जाता है मिड कैप। और स्मॉल कैप कहा जाता है 251 से रेस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। सभी स्मॉल कैप हैं। अब ये डेफिनेशन सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए तय की है और मैंने आपको बताई, ठीक है। डीमेट अकाउंट सबको पता है क्या होता है? मैंने पहले बता दिया था yes, sir. ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आपको डिपॉजिटरी क्या होती है। आपके सभी के पास बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में आप क्या करते हो? क्या करते हो बैंक अकाउंट में? मनी डिपॉजिट करते हो, ट्रांसफर करते हो, यही काम करते हो ना। अब आपको पता है, आप जब भी कोई सिक्योरिटी खरीदोगे, चाहे वो आपका इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है या शेयर्स हैं, कौन होल्ड करता है? वो कौन होल्ड करता है उसे? जैसे आपके पैसे को कौन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहा है? बैंक। तो आपकी सिक्योरिटी को कौन होल्ड कर रहा है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या है? जो आपके सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती हैं और इसके लिए आपसे एएमसी यानी सालाना चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया में 2 तरह की डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL और दूसरी है CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये BSE की सब्सिडी कंपनी है और ये NSE की, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1996 में और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। अब ये क्यों बनाई गई पहले ये समझ लो। आज से 25 साल पहले ना फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब इतने सारे पेपर घर में रखोगे, कैरी करोगे, चोरी होने का, फटने का, भीगने का, खोने का, कटने का डर है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग को प्रमोट किया गया, जिसके लिए डिपॉजिटरी की ज़रूरत हुई। और आज के टाइम पे तो आज अमेरिका में बैठे हो या लंदन में या दुबई में, हर जगह से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हो। कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये सारी डिपॉजिटरी जो है ना, आपको फैसिलिटेट करती हैं, आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप इनकी जो जितनी भी सिक्योरिटी ट्रेड होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर पाएँ और आपके बिहाफ पर ये ट्रांसफ़र भी करती हैं। आ रही बात समझ में? तो इन्हें हम कहते हैं डिपॉजिटरी। पैन कार्ड अगर आपके पास, सबके पास है, तो आपने देखा होगा वो किसने बनाया है? आपका NSDL ने बनाया है। वेरी गुड। अब देखो मार्केट में कैसे काम होता है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। तो अभी तक आपने डेबिट कार्ड भी तो एक तरह से यही होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो अलग चीज ही हो गई, पेटीएम भी अलग चीज हो गई। कंसेप्ट समझिए। पैसों का लेन देन के लिए बैंक होता है, सिक्योरिटी के लेन देन के लिए डिपॉजिटरी होती है।
है ना। अब यहां पर समझिएगा, आप हैं एक क्लाइंट, तो क्लाइंट यहां पर क्या करने आया है, सिक्योरिटी को ट्रेड करने आया है, ठीक है। क्लाइंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रोकर आपको कहां पे ले जाता है, और एक्सचेंज है प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म पे तो आप बाय सेल कर सकते हो ना, और बाय सेल करोड़ों लोग कर रहे हैं। अब मान लेते हैं आपने शेयर खरीदा, आपने शेयर बेचा, बेचने के बाद मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस चला गया नीचे, मान लेते हैं, अब आपका नुकसान हो रहा है। अब आपने बोला जी मैं गिरते हुए शेयर को क्यों बाय करूं, मैं तो नहीं करता। तो आपका फायदा, आपका नुकसान, आप नुकसान लेने के लिए तैयार नहीं है, आपका फायदा कौन देगा, पर ये तो तैयार ही नहीं है। अब आप अगले दिन से काम करोगे मार्केट में, नहीं करोगे। आप बोलोगे तो चीटिंग होती है, यहाँ तो पैसा मिलता ही नहीं है। इस चीज को इंश्योर करता है कि अगर आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है सिक्योरिटी में, तो आपने जो बेचा है आपको खरीदना पड़ेगा, और जो आपने खरीदा है उसके पैसे आपने इनको देने पड़ेंगे। ये होता है गारंटीड सेटलमेंट। तो गारंटीड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सबसे पहले तो शेयर का सेटलमेंट होगा ना, जिसने बेचा है उससे लेकर जिसने खरीदा है उसको दिया जाना चाहिए। तो यही शेयर का सेटलमेंट यानी गारंटीड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी कराने का जो अधिकार है वो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कौन है, अब मान लेते हैं एक्सचेंज का नाम है NSE, तो इसका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये NSCCL का काम क्या है, NSCCL का काम है कि किसी भी इन्वेस्टर ने जो शेयर खरीदा है उसे मिले, और जिसने बेचा है उससे लिया जाए, ठीक है। अब इसे कौन बताता है कि भाई इसने खरीदा, इसने बेचा, ये ना जो आपका ट्रेडिंग डेटा क्रिएट होता है ना रियल टाइम, ये इसको ट्रांसफर किया जाता है रियल टाइम बेसिस पर, जिससे ये ऑब्लिगेशन का पता लगाता है। अब जिसने बेचा है उसको क्या मिलना चाहिए, पैसा। तो पैसा क्लियर करने का अधिकार क्लियरिंग बैंक्स का होता है, यानी क्लियरिंग बैंक का काम क्या होता है, पैसे का लेन देन करना, ठीक है। तो क्लियरिंग जो बैंक्स है ना, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ नहीं काम करते हैं, वो ब्रोकर के साथ जुड़ जाते हैं। तो हर ब्रोकर का क्लियरिंग बैंक्स के साथ एक अकाउंट होता है जिसमें वो सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टॉक मार्केट का जो आपने अभी देखा। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछिए। और जो BSE है ना, BSE की एक कैटेगरी है, तो BSE की जो कैटेगरी है ना उसमें A, B, T and Z, ये 4 तरह की कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है। तो सबसे पहले समझते हैं A कैटेगरी के शेयर्स कौन से होते हैं। देखो NSE में ये लार्ज कैप के नाम से लिस्टेड है, और BSE में इन्हीं शेयर्स को हम A कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कैटेगरी कौन सी है, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, 100 साल 50 साल पुरानी कंपनी है। B कैटेगरी की कंपनियां A कैटेगरी से थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड कम है, या मार्केट कैपिटल कम होने की वजह से इनको B कैटेगरी में रखा जाता है, पर क्वालिटी में इनका बुरा होना ज़रूरी नहीं है कि ये बुरी क्वालिटी की हो। ये जो T कैटेगरी की कंपनियां है ना, ये वो कंपनियां होती है जिन्हें केवल आप डिलीवरी बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए ताकि जो रिटेलर हैं, रिटेलर इनमें बर्बाद ना हो। तो एक्सचेंज फॉर सेफर साइड ऐसी कंपनियां जिनमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है या बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उन्हें T कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर देती है, और जो कंपनियां T कैटेगरी के अंडर में काम करती हैं उनमें आप इंट्राडे में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। Z कैटेगरी कंपनियां उन्हें कहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि कोई भी फंडामेंटल अच्छी कंपनियां Z कैटेगरी में नहीं होती हैं, यानी Z कैटेगरी में वही कंपनियां होंगी जिनके फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, ठीक है, जो डिफॉल्ट कर सकती हैं, जिनका बिजनेस ऑलमोस्ट फेल है, ठीक है। ऐसी कंपनियां Z कंपनियां होती हैं, और Z कैटेगरी की कंपनियों से नए इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, ठीक है। बट आप अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि Z कैटेगरी की कंपनियों में पैसा भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो टेम्पटेड मत हो जाना उसको देखकर कि पैसा बनता है, कितनों का बना सिर्फ ये रिसर्च कर लेना। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स,
टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।